प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण में हम लोग सीखेंगे उच्चारण। क्या सीखेंगे? उच्चारण, प्रोनंसिएशन। जब भी हम हिंदी भाषा बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हमें उच्चारण का सही सही ज्ञान होना चाहिए। अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम कहना चाहेंगे कुछ और, सामने वाला अर्थ समझेगा कुछ और। वर्णों के उच्चारण में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उस अंतर को समझना जरूरी है। थोड़े से ही अंतर से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। अगर वर्णों का सही उच्चारण मालूम है तो हम शब्दों का भी उच्चारण बिल्कुल सही करेंगे। और जब शब्दों का उच्चारण सही करेंगे तो बिल्कुल वही अर्थ श्रोता के पास जाएगा जो अर्थ वक्ता के पास है। यानी कि जो वक्ता कहना चाहता है वही बात श्रोता भी समझेगा। अन्यथा क्या होगा? अगर उच्चारण में गलतियां हुई तो वक्ता कहना चाहेगा कुछ और, श्रोता समझेगा कुछ और ऐसे में ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सिर्फ वर्णों और शब्दों के उच्चारण पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि वाक्यों के उच्चारण पर भी ध्यान देना है कि हम वाक्य बोल कैसे रहे हैं, कहां पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, कहां ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, किस तरह से हमारी आवाज में उतार और चढ़ाव आ रहा है, किस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है हमारे उच्चारण की वजह से, यह भी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उससे भी वक्ता कहना चाहता है कुछ और, श्रोता समझ बैठता है कुछ और, जरा सी गलती की वजह से, जरा सी भूल या चूक की वजह से। इसीलिए इन सभी बातों को सीखना हमारे लिए जरूरी है। आपको व्याकरण की परिभाषा अच्छी तरह से मालूम होगी। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सिखाता है। तो भाषा शुद्ध पढ़ना सिखाता है। कैसे? इसी उच्चारण के नियम से ना, जो उच्चारण आज हम पढ़ने वाले हैं वो शुद्ध बोलना सिखाता है। कैसे? उच्चारण की वजह से। सही उच्चारण तो सही बोलेंगे। यही चीज व्याकरण हमें सिखा रहा है। तो आइए अब हम उच्चारण को समझते हैं। इसमें एक पद है बलाघात, जिसको कि स्वराघात भी कहते हैं। जब हम बोलते वक्त, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, किसी शब्द को कहते हैं, बोलते हैं, तो एक शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना होता है। बनता है ना? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। और यानी कि एक शब्द में कई वर्ण हैं। उस शब्द को बोलते वक्त हम कभी कभी किसी वर्ण पर ज्यादा बल देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं। उसी को कहते हैं बलाघात या स्वराघात। और जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में किसी शब्द पर हम ज्यादा बल देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा दबाव डाल करके बोलते हैं, वह भी बलाघात या स्वराघात कहलाता है।
और बलाघात और स्वराघात अर्थ को स्पष्ट करते हैं, अर्थ को स्पष्ट करते हैं, और हम किस चीज को महत्व दे रहे हैं यह भी बताते हैं। महत्व को बताते हैं, किस चीज को हम महत्व दे रहे हैं वो चीज वो बताते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है, भारत के राष्ट्रपति आज जापान जाएंगे। 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 हर बार मैंने अलग ढंग से इसको पढ़ा, बोला, और वाक्य तो वही है, लेकिन श्रोता के मन में हर बार हमने एक अलग इंपैक्ट डाला। जब मैं पहली बार बोला कि भारत के राष्ट्रपति आज जापान जाएंगे, श्रोता के दिल और दिमाग में एक सामान्य छाप छोड़ा कि भारत के राष्ट्रपति आज जापान जाएंगे। कहीं किसी चीज को हमने महत्व ही नहीं दिया, एक सामान्य वाक्य की तरह इसको बोला, श्रोता भी इसका अर्थ सामान्य तौर पर लिया। लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति आज जापान जाएंगे, इसका अर्थ है यहां हमने अब जोर दिया भारत के राष्ट्रपति पर। इसका अर्थ है कि भारत के कोई और नेता नहीं। अक्सर भारत के प्रधानमंत्री ही विदेश की यात्रा करते हैं, विदेश नीति वही देखते हैं, अक्सर किसी भी देश का दौरा वही करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नहीं जाकर के राष्ट्रपति जा रहे हैं, विदेश मंत्री नहीं जाकर के राष्ट्रपति महोदय जा रहे हैं। यानी कि इस बात पर हम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि देखिए कि आज जा कौन रहे हैं, जापान कौन जा रहे हैं आज के? आज हमारे भारत के राष्ट्रपति जा रहे हैं। हमारा जोर यहां पर था, हम इस बात को महत्व देना चाहते थे कि इस बार जरूर कुछ बदलाव हुआ है, और श्रोता के मन में हमने यही छाप डाला, और श्रोता अच्छी तरह से हमारी बात को सुन करके समझ गए, अच्छा नरेंद्र मोदी साहब इस बार नहीं जा रहे हैं जापान, अक्सर तो वही जाते हैं, जबरदस्त उनका स्वागत होता है, विदेश मंत्री भी नहीं जा रहे हैं, राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं। क्या बात है, घूमने जा रहे हैं या कोई समझौता करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये एक छाप छूट गए और श्रोता सोचने लगा। जब मैं इसी वाक्य को इस तरीके से बोला कि भारत के राष्ट्रपति आज जापान जाएंगे, यहां पर हमने महत्व दिया समय को, आज, यानी कि आज जाएंगे, समय पर यहां पर महत्व दिया गया। और फिर जब मैं बोला भारत के राष्ट्रपति आज जापान जाएंगे, यहां हमने जोर दिया जापान पर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति कहां जाएंगे? जापान। हमने जापान देश को यहां पर महत्व दिया। तो हमारे बोलने के अनुसार किस ढंग से हम वाक्य को बोलते हैं, किस ढंग से हम वाक्य को पढ़ते हैं, उस ढंग से हमारा श्रोता अर्थ लेता है, उसके दिमाग में उस तरह की एक छाप पड़ती है, उसी तरह की एक सोच और समझ विकसित होती है। तो इस वाक्य को बोलते वक्त मैं कहीं जहां महत्व देना चाहता हूं, वहीं उसी शब्द पर मैं जोर देकर, बल देकर, दबाव देकर बोल रहा हूं, उसी को कहते हैं बलाघात या स्वराघात।
और ये बलाघात और स्वरघात एक वाक्य में किसी शब्द पर होता है और किसी शब्द में किसी अक्षर पर होता है। जब शब्द कई अक्षरों से मिलकर बना है तो उसमें सभी अक्षरों पर एक बराबर जोर नहीं देकर कभी कभी किसी अक्षर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वो चीज़। चलिए आगे है अनुतान। अनुतान क्या होता है? जो हमारा बोलने का लय है, किस लय से हम बोल रहे हैं, किस तरह का भाव हम व्यक्त कर रहे हैं, वो होता है अनुतान। और बोलने का जो लय है, यानी कि हमारे बोलने का जो लहजा है और उस लहजे की वजह से जो एक भाव पैदा होता है, उससे श्रोता के दिल और दिमाग में एक अलग तरह की छाप जाती है और एक अलग तरह का वो अर्थ निकालता है उससे। यानी कि ये अनुतान जो है हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, किस तरह के उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं, किस तरह की हमारी मनोभावनाएं हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी समझ क्या है, किसी चीज के, किसी बात के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, उस चीज को व्यक्त करता है। हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हमारा मन स्थिति क्या है, उनको व्यक्त करने के लिए इस अनुतान का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लयबद्ध तरीके से एक लय में, एक लहजे में बोलना अनुतान कहलाता है, जो कि इतनी सारी बातों को व्यक्त और स्पष्ट करता है। उदाहरण देखते हैं। एक ही शब्द यहां पर 3 जगह हमने लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा। भाव देखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। हर बार एक अलग छाप, अच्छा अच्छा। प्रश्न का भाव आ गया। बोलते हैं, लिखते वक्त तो आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, लेकिन पढ़ते और बोलते वक्त कैसे लगाएंगे? यहां कोई चिन्ह नहीं था, बोल तो लिखते वक्त दिख रहा है कि यहां कोई चिन्ह नहीं है, ना कॉमा है, ना अल्प विराम है, ना अर्ध विराम है, ना पूर्ण विराम है, कुछ नहीं है। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यह दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं वो कैसे दिखेगा? बोलते हैं वो कैसे दिखेगा? श्रोता कैसे समझेगा कि कहां पर क्या लगा है? तो वो हमारे भाव, अनुतान से वो चीज स्पष्ट होगी। और वही हमने यहां पर किया, अच्छा अच्छा अच्छा। अब है संगम। संगम का अर्थ होता है मिलन। यानी कि जब हम कुछ शब्दों को बोलते हैं और उन शब्दों के बीच में एक विराम देते हैं, एक ठहराव देते हैं, कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं, तो एक अलग अर्थ निकलता है। और उसी ठहराव को, उसी रुकावट को, उस विराम को अगर हम हटा देते हैं और शब्दों को एक साथ बोल देते हैं, यानी कि उनका संगम कर देते हैं, उनका मिलन कर देते हैं और बोलते हैं, तो उसका कुछ और अर्थ हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है, यह भी अर्थ का अनर्थ कर देता है। जरा उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। दवा खाना, दवा खाना यानी कि टेक मेडिसिन, है ना? ये दवा है, ये दवा है, इसको खाना, दवा खाना। दवा और खाना के बीच में हम एक विराम ले रहे हैं, एक रुकावट, एक ठहराव। एक साथ हम नहीं बोल रहे, अलग अलग बोल रहे हैं। दवा खाना, अलग अर्थ निकला। संगम कर दिया दोनों का, मिलान कर दिया एक साथ, दवा खाना,
अर्थ बदल गया ना। दवा खाना यानी कि दवा की दुकान। अब देखिए यहां हम किसी को बोल रहे थे दवा खाना, यानी कोई बीमार है, भाई दवा खाओ ठीक हो जाओगे, दवा खाना, दवा खाने के लिए बोल रहे हैं। यहां संगम कर दिया दवा खाना, अब इसका बिल्कुल अलग अर्थ हो गया। यहां पर दवा को खाना अर्थ नहीं निकला, यहां निकला दवा की दुकान, मेडिसिन शॉप। उसी तरह एक और उदाहरण है, दवा पी ली है। कोई पीने वाली दवा है और वो व्यक्ति मरीज कह रहा है कि दवा पी ली है, यानी कि उसने दवा पी लिया है, दवा पीने का काम हो गया है। क्या किया हमने? संगम किया, पी और ली का संगम कर दिया, तो क्या हो गया? दवा पी ली है। अब यहां पर क्या हो गया? पी ली, ये तो रंग हो गया, यानी कि अब यहां यह अर्थ गया कि दवा का रंग पीला है, येलो कलर है। जबकि यहां दवा पीने यानी कि टेक मेडिसिन का अर्थ निकला, यहां पर मेडिसिन के कलर का अर्थ निकला संगम करने से। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है चीजों को पढ़ते और बोलते वक्त, नहीं तो अर्थ का एक बार फिर से अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल भिन्न अर्थ निकलेगा। श्रोता के मन में बात कुछ और जाएगी, वक्ता कहना चाहता कुछ और होगा, वक्ता कुछ और कहना चाहता, उसके कहने का उद्देश्य कुछ और है, पर श्रोता कुछ और ही अर्थ निकाल रहा है, ये हो जाएगा। तो अब बात समझ में आ गई है संगम वाले। दवा खाना, दवा खाना, दवा पी ली है, दवा पी ली है। चलिए अब आगे देखते हैं वर्णों के उच्चारण का सही ज्ञान। जो हमारे वर्ण हैं उन वर्णों का ही अगर सही उच्चारण मालूम है तो शब्दों का भी सही उच्चारण हम करेंगे, और जब शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तो वाक्यों को हम सही ढंग से बोल पाएंगे, वो भी पूरे अनुतान के साथ, बलाघात और स्वराघात के साथ हम बोल पाएंगे। पहले उच्चारण तो सही हो, तो वाक्य के सही उच्चारण के लिए शब्द का सही उच्चारण होना चाहिए, शब्द का सही उच्चारण होने के लिए वर्णों का सही उच्चारण मालूम होना चाहिए। तो एक बार मैं यहां पर इनके उच्चारण को आपको बताना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिए कि मैं किस अक्षर या किस वर्ण का उच्चारण कैसे करता हूं, ध्यान आपको इस बात पर देना है। अ, आ, ई, ध्यान देने वाली बात है ना, ये ह्रस्व ई है जिसको छोटी ई कहते हैं, है ना। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, तो इसका उच्चारण छोटा रहना चाहिए। और ये दीर्घ ई है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो इसका उच्चारण बड़ा होना चाहिए। उसी तरह ये ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, ये छोटा ऊ है तो इसका उच्चारण छोटा होना चाहिए। और ये दीर्घ ऊ है तो इसका उच्चारण बड़ा होना चाहिए। यानी कि यहां तो लिखने पर आपको दिख रहा है कि ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा अ है, ये बड़ा अ है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सामने वाले को क्या दिख रहा है? वो तो उस बात को उसी से न समझेगा जिस ढंग से हम बोलेंगे। तो ये जैसे लिखे उसको अब अपने स्वर में, अपने आवाज में लेकर के आनी है, उस चीज को उच्चारण में लेकर के आनी है। तो वही ध्यान देना है, जहां देखना हर्ष होगा वहां मैं छोटा उच्चारण करके बोलूंगा, जहां दीर्घ होगा वहां पर बड़ा उच्चारण करके बोलूंगा। अब इस बात को गौर करना है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। और नीचे उनकी मात्राएं लिखी हुई हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है,
बाकी सबकी मात्राएं होती, वो मात्राएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। यही मात्राएं इन व्यंजन वर्णों के साथ लगती हैं तो 12 खड़ी बनती हैं, जो 12 खड़ी आप पढ़े होंगे, तो उसका भी उच्चारण हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं इनका व्यंजन वर्णों का। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। अब ये क्या है? तालव्य श है ना। तालव्य पिछली कक्षा में मैं पढ़ाया था, शब्द के उच्चारण के, वर्णों के उच्चारण के बारे में। कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, याद होगा आपको। तो मूर्धन्य, ये मूर्धन्य श, यानी कि इसकी ध्वनि कहाँ से निकलेगी? मूर्धा से। और चित्र भी बना करके आपको समझाया था कि मूर्धा कहाँ होता है, याद है? चित्र बना के कक्षा में मैं समझाया था, ये आपका मुंह है, यहाँ एक मांस का एक अंग नीचे की तरफ लटका होता है, मुंह खोल करके जब देखते हैं तो ये हिस्सा कहलाता है कंठ, है ना। क्या कहलाता है जी? कंठ। और यहाँ ओठ होते हैं, फिर दांत होता है, और दांत के ठीक पीछे क्या होता है? मूर्धा। और फिर यहाँ होता है तालु, तालु और मूर्धा। तो ये हम बोल रहे हैं तालव्य श, है ना। तो इसका उच्चारण कहाँ से निकलना चाहिए? तालु से निकलना चाहिए। यानी कि बोलते वक्त जो हमारा जिभ है वो तालु में जाकर स्पर्श करना चाहिए कि या स्पर्श करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो वही हम बोलते हैं श, श, श। ये होगा मूर्धन्य, यानी कि यहाँ पर जीभ जो है मूर्धा में आकर सटेगा या सटने की कोशिश करेगा, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? श, 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 श। आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। और ये है दंत सा, दंत का अर्थ है दांत, यानी कि इसको बोलते वक्त जो जीभ है वो दांत में आकर सटेगा या फिर सटने की कोशिश करेगा, तो हो जाएगा स, श, श, स, ह, श। अब देखिए ये है छ, श, छ, श, छ, श। उच्चारण में अंतर है, इसको पकड़ना, नहीं तो लोग एक जैसे उच्चारण कर देते हैं। त्र, ज्ञ, श्र, ड़, ढ़, ड़, ढ़। ये था ड, ड़, ड, ड़, ढ, ढ़, ढ, ढ़। अंतर है ना। इस अंतर को ध्यान में रखना है। अब इन्हीं वर्णों के आधा अक्षर आते हैं। आधा अक्षर मतलब ये व्यंजन है, और व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है? स्वर वर्णों की मदद से होता है। ये क लिखा है, इसका अर्थ क्या है? ये ऐसे है ना, प्लस अ। अब हम यहाँ हलंत लगा दिया, हलंत लगा करके भी आधा अक्षर लिखे जाते हैं, या फिर ऐसे भी आधा अक्षर लिखे जाते हैं। मैंने बस इतने ही लिखे हैं, आपको पूरा अंत तक का ज्ञान रखना है, ज्ञ तक का, क से लेकर के ज्ञ तक का ये सारा ज्ञान रखना है। तो अभी ये आधा हो गया या फिर हलंत लग गया, इसका अर्थ है कि अब इसका उच्चारण नहीं होना चाहिए, केवल इतना ही का उच्चारण होना चाहिए। जब ये दोनों मिला है तब तो ये उच्चारण बना क, है ना। और आधा हो गया यानी कि ये गायब हो गया, तो केवल इसका उच्चारण होना चाहिए। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क,
ख ग। अगर सभी में लगा रहता क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द द न प फ ब भ म, इस तरह से उच्चारण चला जाएगा। यानी कि अंत में जो यहां पर अ आ रहा है वो गायब हो जाएगा। क क ख ख ग ग घ घ, ऐसे ये इस तरह से उच्चारण करना। अब होता है कई जगह नुक्ता लगा होता है, ये उन शब्दों में लगा रहता है जो शब्द अरबी, फारसी या उर्दू से हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं। उन शब्दों में यहाँ पर नीचे नुक्ता लगा रहता है, और ये नुक्ता लगने से नीचे जो बिंदु लगा है, बिंदी लगी है, इसे को नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगते हैं उसका फिर उच्चारण बदल जाता है। अभी हो गया क ख ग ज फ। अंतर देखें, क क क ख ख ख ग ग ग ज ज ज ज ज फ फ फ फ। ये इनके उच्चारण मंत्र है। इन सब उच्चारणों को ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। फिर ये जो स्वर वर्ण थे, इनकी मात्राएं आकर के ऐसी मात्राएं होती हैं, वो मात्राएं जा करके हर व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ती हैं, 12 खड़ी बनती है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको इसी ढंग से पढ़ेंगे। क का की कु कु क्री के कै को कौ कंग कह। और इसी तरह से इन सभी व्यंजन वर्णों में लगा करके उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बोलने का अभ्यास करना है। अब है कि हर वर्ण का उच्चारण आपको बता दिया। यहां भी ये देखना है कि अगर उच्चारण आपने गलत किया तो सामने वाला अर्थ कुछ और निकाल लेगा। जैसे यहां देखिए, ये जो लिखा मैंने, यही सही शब्द हैं जो कहीं लिखे हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं। अगर इसी ढंग से हम पढ़ेंगे और बोलेंगे तभी तो हमारा जो श्रोता है वो सही अर्थ निकालेगा। ये है बहन, वास, बाढ़। पर अगर उच्चारण का सही ध्यान नहीं है तो क्या हो गया? वहन, बास, बाढ़। बोलना था बहन, बोला गया वहन। बोलना था वास, बोला गया बास। बोलना था बाढ़, बोला गया बाढ़। अब अर्थ बदल गया। बहन यानी कि सिस्टर, वहन ढोना, कैरी करना, वास निवास करना, रहना, बास बदबू, बाढ़ फ्लड, बाढ़ घेरा, चार दीवारी, बाउंड्री, फेंसिंग। वो अब अर्थ कितना बदल गया। इसीलिए अगर बहन लिखा है तो बहन ही पढ़िए, वहन लिखा है तो वहन ही पढ़िए, नहीं तो बहन को वहन और वहन को बहन ना बनाइए, वास को बास और बास को वास ना बनाइए, बाढ़ को बाढ़ और बाढ़ को बाढ़ ना बनाइए। उसी तरह शेर, शेर, शेर लॉयन जंगल का राजा, शेर इकाई हो गई। एक शेर, दो शेर, तीन शेर तौलने का इस्तेमाल होता था ना नाप तौल में, पुरानी पद्धति। अब तो इस्तेमाल नहीं होता, अब तो किलोग्राम आ गया, लेकिन पहले शेर होता था। तो वो शेर और ये शेर हो गया। तो शेर को शेर और शेर को शेर मत बनाइए। यहां देखिए, अब ये मात्रा वाली बात यहां पर बता रहा हूं मैं। पत्ती, पत्ती, अंतर हो गया ना। पत्ती हस्बैंड, पत्ती लीफ,
बिल्कुल अर्थ अलग हो जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब है विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना है। लिखते वक्त तो विराम चिन्ह दिखते हैं कि हमने विराम चिन्ह कहाँ लगाए हैं, उसको देख के कोई पढ़ रहा है तो। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, कोई सिर्फ सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, कोई सुन रहा, हम कह रहे हैं, कोई सुन रहा है, वैसे में विराम चिन्हों का कहाँ पर कैसे पता चलेगा? उसको पता करने के लिए तो वही है, हमारे बोलचाल में वो लहजा झलकना चाहिए ना, हमारे बोलने के लहजे से उसको बात समझ आनी चाहिए। और अगर बोलने का लहजा गलत हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक वाक्य उसके लिए भी है यहाँ पर विराम चिन्हों का ध्यान रखने के लिए। यहाँ देखिए, हमने कहा पकड़ो मत भागने दो, यानी कि कोई है उसको पकड़ के रखना है, भागने नहीं देना है। पर वही हमारा विराम बदल गया, पकड़ो मत भागने दो। इसका अर्थ होगा पकड़ना नहीं है, उसको भागने दे देना। पकड़ो मत भागने दो, पकड़ो मत भागने दो, अर्थ में अंतर आ रहा है ना। तो आज हम लोग चर्चा किए उच्चारण पर। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी उच्चारण संबंधी जो भी बातें आज मैंने आपको बताई उन सभी पर ध्यान देना है, और इसी के अनुसार बोलने की और पढ़ने की आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बोलने और पढ़ने का अभ्यास करना है। और अभ्यास करते करते आप भी बिल्कुल शुद्ध पढ़ने लगेंगे और बोलने लगेंगे। फिर श्रोता को आप बिल्कुल सही अर्थ देंगे, कुछ भी अर्थ का अनर्थ नहीं निकलेगा। जब हम अगली कक्षा में आएंगे तो अब उस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी। क्या पढ़ेंगे? वर्तनी। ये वर्तनी जो है ये संबंधित है लिखने से, यानी कि वर्तनी का ज्ञान भी सही होना चाहिए, तभी हम किसी कहे गए शब्द को या बोले गए शब्द को बिल्कुल शुद्ध लिख पाएंगे। यही है ना व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। तो पढ़ना और बोलना तो आज हमने सीखा व्याकरण के माध्यम से, उच्चारण पढ़ करके, उच्चारण के बारे में समझकर। अब रह गया लिखना। तो लिखने शुद्ध लिखना व्याकरण कैसे सिखाता है? इसी वर्तनी के माध्यम से। तो अगली कक्षा में हम लोग वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।